ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे कैटल शेड टाइप एंड कंस्ट्रक्शन, यानी पशुशाला क्या होती है, पशुशाला के प्रकार क्या है या उसका निर्माण कैसे करते हैं। यानी जो पशुपालक है या जो कोई डेयरी फार्म है या गौशाला है उसका निर्माण करना है तो वो किस तरीके से करना है उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जैसे कोई पशुपालक है, अपना डेयरी फार्म खोलना चाहता है, वो अपनी गायों से दूध उत्पादन चाहता है तो उसके लिए उन गायों को रखने के लिए स्थान कैसा होना चाहिए, उसकी नांद है वो कैसी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए, जो मिल्क स्टोरेज रूम है वो किस तरीके का होना चाहिए, रूम जो रिकॉर्डिंग रूम है वो किस तरीके का होना चाहिए, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसमें क्या होता है, जब भी कोई पशुपालक अगर डेयरी उद्योग का स्थापना करना चाहता है तो उसके लिए उसको यह पता होना चाहिए भी जो पशु अपन रख रहे हैं उनके लिए कौन सा स्थान किस प्रकार से बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक दूध उत्पादन हो सके, कम से कम बीमारियां हो, अनुकूल पशुओं के लिए वातावरण हो, तभी जाके अच्छा दूध उत्पादन हो सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉपर हाउसिंग यानी समुचित गृह के मुख्य उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए। तो वो उद्देश्य क्या है, पशुओं को वर्षा धूप ठंडी गर्म हवाओं अन्य प्रतिकूल वातावरण से बचाव के लिए, यानी वर्षा है, धूप है, ठंड है, गर्मी है, उनसे बचाने के लिए हाउसिंग यानी जो कैटल शेड है वो बनाया जाता है। फिर उसके बाद उनकी चार दीवारी होनी चाहिए, जैसे जंगली हिंसक जानवरों एवं चोरों से बचाने के लिए। साथ ही साथ है कम खर्च में अधिक स्वच्छ आरामदेह स्थान भी प्रदान हो सके, इसके लिए कैटल शेड का निर्माण करते हैं। उसके बाद आता है पर्याप्त गृह के लाभ यानी एडवांटेज ऑफ एडिक्वेट हाउसिंग, यानी जो घर बना रहे हैं अपन, पशुशाला बना रहे हैं, उसके क्या लाभ हो सकते हैं। तो उसमें पहला क्या है, अधिकतम दूध उत्पादन यानी इंक्रीज प्रोडक्शन, दूध उत्पादन अधिक से अधिक होगा। श्रम का कार्य कुशलतापूर्वक प्रयोग होगा, यानी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, यानी जो लेबर श्रमिक रख रहे हैं उनका भी कुशलतापूर्वक प्रयोग होगा। फिर उसके बाद है उत्तम दूध एवं पदार्थों का उत्पादन, यानी स्वच्छ दूध उत्पादन होगा। पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य भी उनका अच्छा रहेगा, क्योंकि जब अपन गर्मी धूप वर्षा ठंडी आदि से बचा रहे हैं या उनके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करके दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बच्चों की मृत्यु दर में कमी आएगी, यानी जो बच्चे हैं ठंडी गर्मी लू तो इनसे बरसात ओलावृष्टि आदि से क्या होता है, उनको नुकसान होता है। बच्चे होते हैं उनके इतनी प्रतिकूल क्षमता यानी प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है कि उनको इस प्रकार के वातावरण को झेल सके, तो वो मृत्यु दर भी कम हो जाती है। फिर रोग का नियंत्रण भी आसानी से हो सकता है, क्योंकि जो हाउसिंग अपन बनाते हैं पशुशाला के अंदर तो उसमें क्या होता है, रोगी पशु की छंटनी करके अलग से उनके लिए अलग से घर बनाया जाता है, या जो रूम है वो अलग से बना दिया जाता है। रोगी पशुओं का बाड़ा भी अलग ही बना दिया जाता है ताकि वो रोग एक दूसरे के अंदर न फैले। फिर उसके बाद आता है पशुओं की उचित देखभाल, यानी जब एक सही तरीके से हाउसिंग का निर्माण किया हुआ होता है तो उसमें पशुओं को अपनी देख रेख में रखा जाता है। फिर उसके बाद आता है नियमित आहार व्यवस्था, यानी कौन से पशु को या कितने नंबर, यानी इसमें नंबरिंग सिस्टम भी होता है, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर गाय है उसको इतना चारा देना है, 2 नंबर गाय को इतना देना है, 4 नंबर गाय को इतना देना है। तो आहार व्यवस्था भी अच्छे तरीके से होती है। फिर आता है आत्म स्वाभिमान में वृद्धि, यानी जो पशुपालक है उसको आत्म स्वाभिमान यानी आत्मनिर्भर समझता है कि वो अपने डेयरी फार्म को अपने तरीके से बढ़िया अच्छे तरीके से चला सकता है। फिर आता है अन्य पशुपालकों को प्रोत्साहन। इससे क्या होता है, जब एक कोई किसान है या पशुपालक है अच्छा डेयरी व्यवसाय कर रहा है, उसका हाउसिंग सिस्टम एकदम बढ़िया है, तो उससे क्या होगा, दूसरे जो पशुपालक हैं उनको भी
प्रोत्साहन मिलेगा, यानी वो भी इस पशु वो जो दूध उत्पादन या डेयरी फार्म की ओर आकर्षित होंगे तथा उनसे कुछ सीखेंगे। जो पशुपालक अपना डेयरी व्यवसाय कर रहा है उनसे सीखने को भी मिलेगा। फिर उसके बाद आता है डेयरी तथा फार्म भवनों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन और साइट फॉर डेयरी फार्म बिल्डिंग, यानी किस तरीके से कौन कौन से कारक है वो प्रभावित करते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है, किसी भी फार्म पर डेयरी तथा पशुओं के लिए भवन निर्माण के लिए स्थान का उपयुक्त एवं समुचित चुनाव करना अति आवश्यक है। यानी कौन से स्थान पर, मैंने पहले भी बताया था किस तरीके से डेयरी फार्म में जो है वो सेटअप करना है या भवन निर्माण करना है, तो वो कौन सी जो पहले से ही नक्शा तैयार किया जाता है तो वो किस तरीके का होता है। उससे क्या होता है आगे बाद में कोई कठिनाइयाँ न हो। जैसे कई रूम अबे उथल पुथल अगर बना देते हैं, कोई इधर रूम बना दिया कोई उधर रूम बना दिया, यानी जो फीडिंग का रूम है वो अलग है, चारे का रूम अलग है, हरे चारे का अलग है, और जो मेडिसिन का जो रूम है वो अलग है, दूध स्टोरेज है वो अलग है, और जो मिल्क रिकॉर्ड है रखने का रूम है वो अलग है। तो इस तरीके से अलग अलग व्यवस्थित तरीके से बनाया हुआ होगा तो उससे बहुत ही अच्छा डेयरी व्यवसाय किया जा सकता है। तो इसमें आता है भवनों का प्रमुख सड़क के निकट बनाना, यानी भवन जो डेयरी फार्म बनाया जा रहा है वो इस तरीके से बनाना चाहिए कि जो रोड हो उसके पास में हो, ताकि जो दूध डेली दूध उत्पादन होता है उसको अतिशीघ्र रूप से हम बाज़ार में या डेयरी फार्म पर भेजा जा सकता है। तो फार्म के भवनों को सड़क के लगभग 30 से 40 मीटर की दूरी पर बनाना चाहिए। सड़क से अधिक दूरी पर बनाने से धन तथा समय की हानि होती है, यानी जो रोड से दूर होगा तो उसमें जो ट्रांसपोर्ट का खर्च है वो बढ़ जाएगा, साथ में ही समय का भी अधिक नुकसान होगा, क्योंकि हर रोज़ डेयरी फार्म से शहर आना जाना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है उत्तम जल निकास, यानी प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, यानी निचली भूमि के अंदर डेयरी फार्म नहीं बनाना चाहिए, या जहाँ पर पानी भरता है उस स्थान पर डेयरी फार्म नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब बरसात होगी तो डेयरी फार्म के अंदर पानी भर जाएगा और जिसका जल निकास नहीं होने के कारण उस डेयरी फार्म में कीचड़ हो जाएगा, तो रोगों को फैलने का भी व्यय अधिक रहता है, क्योंकि नमी जब अधिक होगी तो रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है। और जहाँ तक हो भवनों को ऊंचे स्थान पर बनाया जाए, क्योंकि इससे निम्नलिखित लाभ है। तो भवनों में स्वच्छता आसानी से स्थिर की जा सकती है, पशुओं को साफ रखा जा सकता है, भवन बाहर और भीतर से देखने पर साफ सुथरे दिखाई दे, नमी से मुक्त हो, भवनों की आयु अधिक हो, रोग फैलने का व्यय कम रहता है। अब जब अपन जो डेयरी फार्म बना रहे हैं उसके लिए भवन के लिए भूमि का चुनाव है, यानी इसका भी सिलेक्शन करना होता है। इसके लिए क्या करते हैं, भवन निर्माण के लिए उपजाऊ भूमि न चुनकर ऐसी भूमि चुननी चाहिए जिसमें कृषि कार्य कम होता है। भूमि का ठोस नमी रहित तथा ऊंची होनी चाहिए, यानी जो भूमि कृषि कार्य के लिए उपयोग में न ली जा रही है उसको अपन डेयरी फार्म में काम में ले सकते हैं। उपजाऊ भूमि को अगर अपन काम लेंगे तो उससे जो उत्पादन होना था उपजाऊ भूमि से वो घट जाएगा, तो उस डेयरी फार्म में कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है। इस प्रकार जो बंजर भूमि है या जो ऊंचे रेतीले टिल्ले हैं उन पे, या कंकरीले पथरीले या हार्ड भूमि है उस पे अपन डेयरी फार्म सेटअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हवाओं की दशाओं का ज्ञान, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स। हवा किस तरीके से आ रही है, कहाँ से होकर गुजर रही है, चलती हुई हवाओं की दशाओं का ध्यान रखकर भवनों का निर्माण किया जाए। खाद के गड्ढे साइलेज गर्त के पूर्व पश्चिम की ओर तथा दुग्ध अभिलेख भवन के पास नहीं बनाया जाए। पशु गृहों में ठंडी हवाओं तथा लू से बचाव होना चाहिए, यानी इसमें पहले बताया गया जो खाद के गड्ढे हैं वो जो दूध अभिलेख यानी रिकॉर्ड रख रहे हैं या दूध स्टोरेज कर रहे हैं अपन उसके नज़दीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फिर जो गोबर है उसकी बदबू आएगी। जो साइलेज बनाने के लिए जो गड्ढा बनाया हुआ है उसको भी अलग रखना चाहिए।
तो इनके लिए बताया है कि खाद के गड्ढे व साइलेज गर्त के पूर्व पश्चिम की ओर दूध अभिलेख भवन नहीं होना चाहिए। यानी इस तरीके से जो हवाएं कितनी कौन सी ज़्यादा आती है, उत्तरी पश्चिमी हवाएं हमेशा ही ज़्यादा आती हैं। भवन के पूर्व की तरफ या पश्चिम की तरफ क्या बनाते हैं अपन, साइलेज के गड्ढे बनाते हैं। ज़्यादातर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। इससे क्या होगा, जो दूध फार्म है या डेयरी फार्म है उसके अंदर ज़्यादा बदबू नहीं आएगी। उसके बाद आता है धूप की दिशा, डायरेक्शन ऑफ सनलाइट किस तरीके से होनी चाहिए। तो भवन इस प्रकार बनाया जाए ताकि धूप और प्रकाश आ सके। ऐसी सुविधाओं के लिए भवनों को उत्तर दक्षिण लंबाई में बनाया जाए तथा द्वार पूर्व या पश्चिम की ओर किया जाए। यानी जब सूर्य उदय होता है तब भी प्रकाश आए और जब सूरज अस्त होता है उस समय भी प्रकाश आना बहुत ज़रूरी है। इससे हवा का वेंटिलेशन, जो हवा का आवागमन है वो भी बढ़िया रहेगा, वेंटिलेशन भी बढ़िया रहेगा। तो जब हवा और धूप और जो उनके लिए स्वच्छ पानी मिलेगा, संतुलित आहार मिलेगा, तो पशु क्या होंगे, उनके लिए अनुकूल वातावरण हो जाता है, तो वो अधिक से अधिक दूध उत्पादन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है जल की समुचित व्यवस्था, यानी एडिक्वेट वाटर सप्लाई। भवन जल के प्राप्त स्थान के समीप बनाया जाए, क्योंकि डेयरी फार्म पर पानी पशुओं को पीने, नहाने धोने व डेयरी भवनों की सफाई व अन्य कार्यों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यानी जो भी अपन जल का स्टोरेज बना रहे हैं या उसको इस जगह बनाना चाहिए ताकि पानी है वो अधिक मात्रा में उपयोग में लाया जाता है डेयरी फार्म के अंदर, क्योंकि जो दूध के बर्तन हैं उनको भी धोना पड़ता है, पशुओं को पिलाने के लिए स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है, डेयरी फार्म की धुलाई करने के लिए भी आवश्यकता होती है, तो उनको पशुओं को नहलाने के लिए भी आवश्यकता होती है। तो उसको जितना उसके नज़दीक से नज़दीक बनाया जाए। फिर आता है सामान्य दशा। तो भवन इस तरह बनाया जाए कि वे देखने में सुंदर व आकर्षित ढंग में हो, परंतु इसके लिए अधिक व्यय न किया जाए। यानी इस तरीके से बनाना चाहिए वो देखने में तो सुंदर हो और आकर्षित हो और कम खर्च में हो, क्योंकि जब अपन खर्च बढ़ा देंगे तो उस डेयरी उद्योग को अपन जो खर्च जो किया था पैसा उसको वसूलने में अधिक समय लगेगा। फिर उसके बाद आता है ठंडी हवाओं से बचाव। कुछ मुख्य भवन जैसे पशुगृह, बच्चों के गृह इस तरह बनाए जाए कि उनका ठंडी तथा गर्म लू से बचाव हो सके। इसके लिए इन भवनों के समीप उचित दूरी पर वृक्षों को लगाया जा सकता है। वैसे भवनों का विन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि वे स्वयं वायु को रोकने का काम कर सकते हैं। तो हमेशा ही लू और जो शीत लहर है वह उत्तर दिशा की ओर से या उत्तर पश्चिम की ओर से आती है। तो इन दिशाओं के अंदर दीवारें हो तो पशुओं को आसानी से लू और ठंड से बचाया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है श्रमिकों की व्यवस्था, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। यानी डेयरी तथा डेयरी फार्म भवन ऐसे क्षेत्र में बनाए जाएं जहां पर कुशल या परिश्रमी सस्ता श्रमिक अधिकता से प्राप्त हो सके, तभी यह व्यवसाय लाभप्रद हो सकता है। क्योंकि अगर अपन श्रमिकों पर खर्च कर देंगे तो जो संतुलित आहार दे रहे हैं या जो पशुओं से उत्पादन हो रहा है उसमें क्या होगा, अपन को नुकसान होगा, घाटा होगा। क्योंकि जो लेबर पे अगर अपन पैसा अधिक लगा रहे हैं या कोई कुशलतापूर्वक काम नहीं कर सकता है, यानी जो पशुओं के बारे में जानकार नहीं है जो श्रमिक रख रहे हैं, तो वो जो जिस गाय को चारा डालना था या जिसको हरा चारा नहीं डालना था वो उसको हरा चारा डाल देगा, जिसको दलिया बांटा किसी को
जैसे किसी गाय को ज़्यादा देना था उसको वह कम दे देगा, इससे क्या होगा, अधिक नुकसान होगा। तो इसलिए कुशल व सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। बाजार व्यवस्था, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए? तो डेयरी फार्म भवन शहर के समीप हो ताकि फार्म का उत्पादन शीघ्रता से बेचा जा सके। साथ ही फार्म पर काम आने वाली वस्तुएं आसानी एवं सस्ती प्राप्त हो सके। यानी बाजार के जब समीप होगा तो जो दूध, जो मिल्क प्रोडक्शन होगा उसको अपन दूध निकालते ही तुरंत ही अपन बाज़ार में भेज सकते हैं। क्योंकि अगर अपन दूध को लंबे समय तक बिना प्रिजर्वेशन यानी बिना फ्रीज के या बिना कोल्ड स्टोर के अपन रखते हैं तो क्या होता है, दूध में एसिडिटी बढ़ जाती है और वो फट जाता है, तो उसमें क्या होगा, फिर नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए बाज़ार के पास हो ताकि शीघ्रता से ही दूध को निकालते ही बाज़ार में भेजा जा सकता है। साथ ही जो पशुओं के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे खड़ है, चारा है, चोकर है, दलिया है, उनको खरीदने के लिए भी बाज़ार से लाना पड़ता है। तो उसके लिए जब समीप होगा तो जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्च है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो हो गए पशुशाला के निर्माण के लिए जो भवनों की स्थिति है वो किस प्रकार होनी चाहिए और कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर आता है पशुगृह में पशुओं का विन्यास, यानी अरेंजमेंट कैसे करना है, यानी उनको किस तरीके से रखना है। एक हरे अथवा एक पंक्ति प्रणाली वाले पशुगृह और दूसरे क्या हो गया, डबल रो सिस्टम, यानी सिंगल रो सिस्टम और डबल रो सिस्टम। इस डबल रो सिस्टम के अंदर क्या होता है, जब एक ही नांद पे दोनों साइड पशुओं को बांध कर रखा जाता है तो उनसे क्या होगा, जो नांद पे जो खर्च आया था वह एक पंक्ति के बजाय दो पंक्ति वाले जो सिस्टम है उसके अंदर वो खर्च बच जाएगा। साथ में ही दोगुने पशुओं की व्यवस्था हो जाती है। तो जब पशु की संख्या लगभग 10 या इससे कम होती है तब एक पंक्ति का प्रणाली का अपनाई जाती है। जब संख्या इससे अधिक होती है तो दोहरी पंक्ति प्रणाली में पशुगृहों का निर्माण किया जाता है। तो दोहरी पंक्ति में अधिक से अधिक 100 पशु रखे जा सकते हैं। यदि 100 पशुओं के लिए दोहरे प्रणाली के 2 पशुगृहों का निर्माण किया जाए तो सभी कार्यों में करने में सुविधा रहती है। दोहरी पंक्ति प्रणाली में पशुओं को 2 प्रकार में रखा जा सकता है। तो 2 प्रकार से गृह कैसे प्रकार बनाए जाते हैं, एक तो होता है फेस टू फेस सिस्टम और एक होता है टेल टू टेल। अब बात करते हैं मुंह के सामने मुंह प्रणाली, यानी फेस टू फेस सिस्टम में क्या होता है। इस प्रणाली में पशुओं को 2 लाइन में इस प्रकार बांधा जाता है कि उनके मुंह आमने सामने हो, यानी एक ही नांद पे दोनों साइड पशुओं को बांधना मुंह से मुंह विधि हो गई। इसमें क्या करते हैं कि मध्यम मार्ग से दोनों ओर पशुओं को चारा डाला जा सकता है। इसमें फिर डिवाइडेशन कर दिया, अभी जो नांद है वो दोनों साइड बना दी और मुंह से मुंह विधि हो गई। बीच में क्या करते हैं, चारा डालने के लिए जगह रखते हैं। तो पशुओं के लिए पिछले भाग पर सीधा प्रकाश पड़ता है, इसलिए ग्वाला दूध निकालते समय इन बर्तनों को साफ देख सकता है। दूसरी प्रणाली से अपेक्षाकृत कम स्थान चाहिए। फिर उसके बाद आता है पशु एक दूसरे के आमने सामने श्वास लेते हैं, ये हानियाँ हो गई। गोबर एवं मूत्र के छिंटों से दीवार गंदी होती है और दूध निकालते समय ग्वालों का निरीक्षण कठिन होता है। पशु एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करते हैं, ये हो गए नुकसान। यानी कोई जो भवन निर्माण किया है अपन ने तो मुंह से मुंह विधि के अंदर क्या करते हैं, अपन नांद जो बनाते हैं जिसको अपन ठाण बोलते हैं उसको बीच में बनाते हैं। तो उससे क्या होगा, जो पशुओं का जो पीठ होगी वो दीवार की तरफ होगी, तो वो गोबर या मूत्र करेंगे तो उनसे दीवार के छिंटे लग जाते हैं, तो वो डेयरी फार्म गंदा दिखाई देता है। इसमें ये कमियां हो गई। और ये आमने सामने पशु होंगे तो लड़ने की भी कोशिश करते रहते हैं। फिर आता है पूंछ के सामने पूंछ प्रणाली, यानी टेल टू टेल सिस्टम। इस प्रणाली में पशुओं को इस प्रकार रखा जाता है कि एक पंक्ति वाले के मुंह हैं दूसरी पंक्ति वाले के विरुद्ध रहते हैं। यानी वो जो भवन बनाया हुआ है उसमें दीवार के पास दोनों तरफ नांद बना दी जाती है। तो जो पशु बांधेंगे अपन तो वो उनके मुंह क्या होंगे, दीवार की तरफ होंगे, और जो दोनों की पीठ है वो
आमने सामने होंगी। तो उससे क्या होता है, बीच में नालियाँ बना दी जाती है और उससे गोबर मूत्र जो भी है वो बहकर बाहर चला जाता है। तो इसमें सफाई करने में भी आसानी रहती है। तो इसके बाद इसके लाभ क्या है, दूध निकालने तथा गोबर उठाने में सुविधा होती है। पशु गृह की दीवारें गंदी नहीं होती है, देखने में अच्छा प्रकट दृश्य प्रकट होता है। एक प्रबंधक द्वारा दूध निकालते समय दोनों ओर का निरीक्षण हो सकता है, यानी जो डेयरी पशुपालक है, व्यवसाय जो कर रहा है, वो मालिक है, वो अगर उनसे निरीक्षण करता है तो दोनों साइड से निरीक्षण एक साथ दोनों तरफ के पशुओं की निरीक्षण कर सकता है। फिर उसके बाद आता है पशुओं को शुद्ध वायु एवं प्रकाश मिलता है। इसकी हानियाँ क्या है, चारा एक बार में नहीं बांटा जा सकता है, यानी चारा है वो अलग अलग तरीके से डालना पड़ेगा, क्योंकि एक दीवार के पास उस साइड है, एक दीवार के उस साइड है। उसमें क्या था, बीच में थे तो दोनों तरफ चारा डाला जा सकता था। पृथक प्रणाली से अपेक्षाकृत अधिक स्थान चाहिए और सफाई तथा दूध दूहने के लिए प्रकाश की कमी रहती है। ये इसकी कमियां हो गई। अब पशुशाला का अगर निर्माण करते हैं तो उसमें कितनी दीवार होनी चाहिए या रास्ता कितना होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या होता है, दीवार की जो चौड़ाई होती है वो 0.30 मीटर यानी 1 फीट होनी चाहिए। गोबर उठाने का जो रास्ता है, मैन्योर अले, वो होना चाहिए 1.07 मीटर यानी 3.5 फीट होना चाहिए। गोबर व मूत्र की जो नाली है वो 0.45 मीटर यानी 1.5 फीट की होनी चाहिए। खड़े होने का स्थान जो स्टैंडिंग फ्लोर है वो 1.53 मीटर यानी 5 फीट का होना चाहिए, जहाँ पे पशु खड़ा रहता है। चारे की ओर खोर या नांद की कुल चौड़ाई है वो 1.07 मीटर होनी चाहिए, यानी 3.5 फीट की नांद होनी चाहिए, जिसके अंदर वो पशु आराम से चर सके। फिर उसके बाद खोर, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मेंजर, की आंतरिक चौड़ाई है वो 2 फीट, दोनों ओर की मोटाई 6 इंच, आगे की ऊंचाई 6 इंच, पीछे की ऊंचाई 2 से 6 इंच होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये हो गया साइज, ये पूछा जा सकता है, जैसे जो नांद होती है उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, आंतरिक चौड़ाई यानी दोनों तरफ की दीवारें छोड़कर अंदर की जो चौड़ाई है यानी जो धरातल है नांद का वो कितना होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है चारा डालने का रास्ता, तो वो रास्ता कितना होना चाहिए, 1.53 मीटर यानी 5 फीट का रास्ता होना चाहिए, ताकि अगर कोई पशुपालक है ट्रॉली से हरा चारा डालना है या सूखा चारा डालना है तो वो आसानी से डाल सकता है। फिर आता है पशुशाला की कुल चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 10.76 वर्ग मीटर होनी चाहिए। फिर पशुशाला की कुल चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 34 फीट होनी चाहिए। पशुशाला की कुल लंबाई केवल 50 गायों के लिए 102 फीट यानी 31 मीटर होनी चाहिए। प्रत्येक पशु के बीच में 4 फीट स्थान छोड़ा जाता है तथा एक लाइन में 25 गायें बांधी जाएगी, तो 100 गायों के लिए ऐसी 2 पशुशाला चाहिए। एक पशुशाला का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 3468 वर्ग फीट होना चाहिए और 2 पशुशालाओं का क्षेत्रफल 6936 वर्ग फीट होना चाहिए। 2 पशुशालाओं का निर्माण व्यय 200 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से ये हो गया 13,87,200 रुपये, और एक पशुशाला का निर्माण अगर करना है तो वो हो गया 6,93,600 रुपये, यानी लगभग 7 लाख रुपये लगेंगे एक पशुशाला पर। ये इसमें बता दिया है, दीवार, मूत्र की नली है, गोबर के लिए स्थान है, गायों को खड़ा होने के लिए स्थान हो गया, ये यहाँ पे नांद हो गई, ये चारा डालने का रास्ता हो गया, फिर ये नांद हो गई, फिर ये पशुओं के खड़े रहने का स्थान हो गया, ये मूत्र की नाली हो गई और ये गोबर के लिए स्थान हो गया, यानी यहाँ से गोबर इकट्ठा करके बाहर ले जाया जा सकता है। अब ये आ गया शोविंग क्रॉस सेक्शन ऑफ फेस टू फेस सिस्टम, यानी फेस टू फेस सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, ये नांद बना दी यहाँ
फिर यहाँ पे पशु खड़े रहेंगे, फिर ये मैन्योर अले हो गया, ये गेट हो गया। फीडिंग पासेज यानी यहाँ से चारा इसमें डाला जाएगा, यहीं से चारा इसमें डाला जाएगा, ये हो गया सिस्टम। ये विंडो वेंटिलेशन जो भी है वो हो गया, प्रॉपर वेंटिलेटेड पशुशाला हो गई। फिर पशुशाला का विस्तार यानी विस्तार रूप क्या है, टेल टू टेल सिस्टम। इसके अंदर वो सिस्टम है। फिर इसके अंदर अपन देख लेते हैं क्षेत्रफल कितना है, तो 3672 वर्ग फुट हो गया। 100 पशुओं के लिए 2 पशुशालाओं का क्षेत्रफल इसमें कितना हो गया, 6344 वर्ग फीट। और उसमें कितना था, 6936 वर्ग फीट था। तो इसमें 400 वर्ग फीट की वो एरिया है वो ज़्यादा चाहिएगा। तो चारा रखने का स्थान, दीवार, चारा रखने का स्थान, चारा खाने का स्थान यानी ये नांद हो गई, ये पशुओं खड़े होने का स्थान हो गया। फिर ये गोबर मूत्र की नली होगी, दूध दूहने का रास्ता। फिर ये गोबर मूत्र की वापस यही रास्ता आ गया। पशुओं को खड़े होने का स्थान और चारा खाने का स्थान और चारा रखने का स्थान, यानी यहाँ से चारा इसमें डाला जाता है और यहाँ से चारा इसमें डाला जाता है। फिर आता है स्थान कितना चाहिए पशुओं के लिए, स्थान की आवश्यकता। तो गाय के लिए कितना होता है, ये हमेशा ही खालिस्तान में ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर पूछे जाते हैं कि गाय के लिए खड़ा होने के लिए स्थान कितना चाहिए। तो 1.5 से 2 वर्ग मीटर चाहिए। खुला स्थान उनको 10 से 12 वर्ग मीटर चाहिए। भैंस के लिए 1.5 से 2 वर्ग मीटर हो गया और 10 से 12 वर्ग मीटर ही खुला एरिया हो गया। फिर बच्चे के लिए 1.5 से 1.5 से 1.8 वर्ग मीटर और 5 से 8 वर्ग मीटर खुला स्थान चाहिए। गाभिन गाय के लिए 8.5 से 10 वर्ग मीटर यानी इसको एरिया ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जो गाभिन गाय होती है उसको जो घूमने में आसानी हो सके, और उसके लिए खुला स्थान चाहिए 15 से 20 वर्ग मीटर। अकेला जो सांड होता है उसके लिए 9 से 10 वर्ग मीटर, यानी जो प्रजनक सांड बुल है उसको रखने के लिए इतना एरिया होना चाहिए। फिर उसके बाद उसके लिए खुला स्थान यानी जो एक्सरसाइज पर्पज़ के लिए जो मैदान होता है, खुला स्थान होता है, वो 20 से 25 वर्ग मीटर होना चाहिए। ये हो गया टेल टू टेल सिस्टम। फीडिंग पासेज, यहाँ से चारा डालेंगे, ये हो गया, यहाँ पशु खड़े रहेंगे। फिर ये गटर यानी मूत्र और गोबर निकालने का स्थान हो गया, ये बीच में रास्ता हो गया। फिर यहाँ से वापस नांद हो गई। तो ये हो गया टेल टू टेल सिस्टम। अन्य पशुओं के लिए भवन निर्माण करना यानी बिल्डिंग फॉर अदर एनिमल्स। उधर के अंदर कौन कौन सी आ गई, सूखी गायें, जो गाभिन गाय है वो, बछड़ों के लिए बाड़ा, रोगी पशुओं के लिए बाड़ा, दूधशाला। तो ये इनके बारे में अपना अध्ययन करते हैं। तो दूधशाला मिल्किंग शेड किस प्रकार होना चाहिए, तो दूध देने वाले पशुओं को दूध निकालने के समय ही लाया जाता है। यह भवन बड़ी बड़ी डेयरियों में होता है जहाँ पर मशीन से पशु दुहे जाते हैं। पशुशाला पूर्ण रूप से ढकी हो, पशुओं की संख्या के अनुसार लंबाई निश्चित होती है। फिर सूखी गायों के बाड़े, शेड फॉर ड्राई काउज। जब गायें दूध देना बंद कर देती है तो उनके पृथक भवन में रखा जाता है। बाड़े का 1/3 भाग ऊपर से ढका रखा जाता है तथा शेष 2/3 भाग खुला होता है। ढके भाग में खोर तथा पानी का टैंक। खोर किसको बोलते हैं, नांद को बोलते हैं, तो होनी चाहिए जो ऊपर से ढकी हो और पानी आने के लिए टोंटी लगी हो। फिर उसके बाद आता है प्रसूत कक्ष। यह भवन गाय या भैंस के बच्चा देने के समय काम आता है। पशु शांत वातावरण में आसानी से बच्चा देता है। इस भवन का आधा स्थान ढका हुआ एवं आधा खुला हो। एक पशु के लिए 3 से 4 वर्ग मीटर ढका स्थान चाहिए, यानी 3 × 4 20 वर्ग मीटर हो गया, वो स्थान चाहिए। फर्श न फिसलने वाला हो और जो मूत्र है उसके लिए अलग से नाली बनी होनी चाहिए ताकि जो भवन है वो गीला न रहे। रोगी पशु गृह यानी सिक रूम इसको बोलते हैं। पशुशाला में जब किसी पशु के अस्वस्थ होने के लक्षण मालूम पड़े तो उन्हें स्वस्थ पशुओं से अलग
कर इस गृह में रखा जाता है। इसको यहीं पर भोजन एवं औषधि अलग से एक मजदूर देता है, यानी जो चिकित्सीय व्यवस्था है वो इससे की जाती है। फिर आता है पशु मेले से खरीदे पशुओं को 1 सप्ताह तक इसी भवन में रखा जाता है। जब यह निश्चित हो जाए कि नए पशुओं में कोई रोग नहीं है तब स्वस्थ पशुओं के साथ पशुशाला में रखते हैं। सांड का बाड़ा यानी बुलियार्ड, प्रत्येक सांड के लिए अलग अलग बाड़े होने आवश्यक हैं। बाड़े का जो साइज है वो 3x4 मीटर भाग ढका हुआ तथा 100 से 150 वर्ग मीटर खुला स्थान होना चाहिए। ढके भाग में खाने एवं पानी की सुविधा रखनी चाहिए। लगभग 50 प्रौढ़ गायों पर एक सांड प्राकृतिक प्रजनन के लिए चाहिए, यानी जो पशुशाला है या उसके अंदर क्या करती हैं, 50 गायों के लिए एक जो बुल होता है प्रजनक ब्रीडिंग के लिए जो बुल रखा है अपन ने, वो 50 गायों पर एक रखना चाहिए, जो कि प्राकृतिक प्रजनन के लिए एक सांड काफ़ी होता है। जिन फार्मों के समीप कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा हो उन्हें सांड की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी जो सांड के लिए जो खर्च करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा है तो उन्हें तो 2 उन्नतिशील सांड रखने चाहिए। यदि फार्म कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा नहीं होती है तो उन्नतिशील सांड रखने चाहिए। तो ये आपका टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसमें आपको बता दिया है टेल टू टेल सिस्टम क्या होता है और फेस टू फेस सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार से निर्माण करना चाहिए, किस प्रकार से भवन बनाना चाहिए, किस प्रकार से भवन के लिए जो स्थान है उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, यानी जो कौन सी भूमि लेनी है, कौन से पशुओं के लिए वो बाड़ा बनाना है, कितना एरिया होना चाहिए, अपन जितनी गाय रखेंगे उस हिसाब से उसका निर्माण कर लेते हैं। धन्यवाद।